सुरेश पटणे. पानी ना रहे बोले तो वेट कर रहे थे. नहीं उनके लिए कशी झालेली आता मतदानानंतरची काय चित्र असणार आहे? सर, ही निवडणूक अतिशय अटीतटीची आणि प्रतिष्ठेची झालेली आहे. दोन्ही पक्षाला म्हणजे भाजपने ही प्रतिष्ठेची लढाई चालू केलेली आहे आणि काँग्रेसने देखील ही प्रतिष्ठेची लढाई समजलेली आहे. आणि या पाठोपाठ वंचित देखील काही मागे नाही, वंचित देखील यामध्ये सर्व पणाला लावलेला आहे. परंतु एकंदरीत परिस्थिती पाहता या मतदारसंघामध्ये आता मतदानाची प्रक्रिया पार पडत आहे. यामध्ये एकंदरीत परिस्थिती पाहता की जो कोणी उमेदवार यामध्ये निवडून येईल तो उमेदवार अतिशय काठाच्या मतदानावर निवडून येईल असं सध्या तरी वाटत आहे. अच्छा लंबाई से रहेगा तो अच्छे, टेंशन नहीं. उनको बाजू होने बोलो. मोबाईल वाला जाने नहीं चाहिए. अरे सर ना बाजूला. झालेली पोटनिवडणूक आता मतदान देखील 60-70% झालेले आहे. काय सांगाल या निवडणुकीचं विश्लेषण कसं कराल? या निवडणुकीच्या सुरुवातीलाच भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी या निवडणुकीत पंढरपूरची पुनरावृत्ती होईल असं उल्लेख करून त्यांनी खरं तर ही निवडणूक आपल्या प्रतिष्ठेची बनवलेली होती. कदाचित या आव्हानामुळे, भाजपच्या नेत्यांच्या या आव्हानामुळे कदाचित अशोकराव चव्हाणांनी देखील ही निवडणूक अत्यंत गंभीरपणाने घेतली असावी असा एक आमचा तर्क आहे. या निवडणुकीत खरंच म्हणजे भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेस यातच अटीतटीची लढाई आहे. रावसाहेब अंतापूरकर जे दिवंगत आमदार होते, ज्यांच्या जागेवर त्यांचे चिरंजीव जितेश अंतापूरकर हे उभे आहेत, त्यांच्या मागे वडिलांची पुण्याई, वडिलांचे आशीर्वाद, जनतेचे आशीर्वाद आणि मोठ्या प्रमाणात सहानुभूती त्यांच्या पाठीशी प्रचंड असल्यामुळं सुरुवातीच्या काळामध्ये जितेश अंतापूरकर हे निवडून येतील, बहुमताने निवडून येतील असा एक आपला अंदाज होता. पण नंतर प्रचाराच्या धुळवडीमध्ये असे काही बदल होत गेले की त्यामुळे थोडे काँग्रेसचे मतदान कमी होत गेलं. त्याचा एक परिणाम म्हणजे वंचित आघाडीचे जे उमेदवार आहेत डॉक्टर इंगोले, ते बहुशिक्षित आहेत, उच्च शिक्षित आहेत,
समाजसेवेची त्यांना आवड आहे आणि बाळासाहेब आंबेडकरांची इथे जी सभा झाली त्यामुळं इथला दलित समाज, आंबेडकर चळवळीतला समाज, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना मानणारा समाज हा बहुतांशी वंचितच्या बाजूने जाईल असा एक अंदाज आहे आणि तो गेला असं ह्या क्षणी देखील मला वाटतं. त्यामुळं काँग्रेसने जी सुरुवातीला तयारी केली होती काँग्रेस पक्षाने ती हळूहळू आता कमी झाली असेल शेवटच्या टप्प्यामध्ये असं एक मला वाटते. त्यानंतर एक वादग्रस्त विधान त्यांनी केलं जिते शांतापूरकरांनी, ज्याची व्हिडिओ व्हायरल झाली. त्यामुळे कदाचित थोडा बहुत परिणाम हिंदू मतं काँग्रेसला अनुकूल होती त्या मतावरही थोडा बहुत परिणाम झाला असंही मला वाटतं. त्यामुळं ज्या अपेक्षेनं किंवा जी अपेक्षा सुरुवातीच्या काळामध्ये होती त्या अपेक्षितकं बहुमत तर काही काँग्रेसला मिळणार नाही, पण काँग्रेस पक्ष हरेल किंवा जिते शांतापूरकरचा पराभव होईल असंही मला वाटत नाही. फक्त या दोघांमधली भाजप आणि काँग्रेस या दोघांमधली लीड तेवढी कमी होईल, पण काँग्रेस पक्षाचा किंवा जिते शांतापूरकराचा विजय यावेळी होईल असं एक मला वाटतं. सुरेश पटणे. खाली नारे बोले थे, वेट कर रहे थे. नहीं नहीं उनके लिए मैं लड़ाई कर रहा था. चुनाव है विधानसभा का, क्या लगता है आपको कैसा रहा ये चुनाव और अभी कौन जीत के आने के आसार है? ये देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल का आभारी हूँ कि आपने मुझे बात करने का मौका दिया और मेरी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की. मैं आपके टीवी चैनल का आभारी हूँ और आपकी टीम को मैं अभिनंदन करता हूँ कि आप देगलूर जैसे मुकाम पर पहुँचे. ये बात सही है कि कांग्रेस के यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एमएलए रहे, एमपी भी रहे, लेकिन इस इलाके की, देगलूर तालुक़े की या बिलोली तालुक़े की या यहाँ के म्यूनिसिपल काउंसिल की जो तरक्की होना चाहिए था वो नहीं हुई. ये बात सही है, लेकिन अब अबर इतना गहरा है कि वो बरसने वाला है. जैसे कि हम जानते हैं कि बीजेपी हुकूमत के लिए मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत साथ दिया, लेकिन सबका साथ सबका विकास ये जो उनका नारा था या अच्छे दिन आने वाले जो नारा था, लेकिन ये इन 5 सालों में बहुत बिगड़ गया. वो ऐसे बिगड़ा कि जातिवाद इतना फैला कि हम एक दूसरे के भाई हैं. हिंदू मुस्लिम आपस में भाई भाई की तरह रहते हैं, देहातों में रहते हैं, शहर में रहते हैं, एक दूसरे के कारोबार में मिले जुले हैं. और देगलूर तो ऐसा मुकाम है कि यहाँ पर तो ना हिंदू है ना मुसलमान है, सारे इंसान ही हैं. मैं तो ये कहता हूँ, क्योंकि मेरे एक दोस्त है, पुराने दोस्त है, अविनाश देशपांडे हसनाड़कर, वो तरुण भारत के लिए लिखते थे, मैं लोकमत के लिए लिखता था, फिर अब मैं पुढ़ारी और डेली मुंसिफ हैदराबाद के लिए लिखता हूँ. तो हम दोनों ऐसे दोस्त थे, एक दूसरे के घर में हम खाना खाते थे. लेकिन आपने ऐसी हुकूमत चलाई कि जिसकी वजह से लोगों में दरी पैदा हो गई. हालांकि लोगों को जोड़ने का काम करना चाहिए था. ठीक है, आपका एक मुद्दा था, हिंदुत्व का मुद्दा था, ठीक है, वो मुद्दा आपके लिए, आपने कॉस्ट की तरक्की के लिए कोशिश की, लेकिन इसके माना ये नहीं कि मैं दोनों भाइयों में झगड़ा लगाकर घर पर हुकूमत करूँगा, ये नहीं हो सकता. और अब जो बीजेपी को जो नुकसान होने वाला है, मैं हालांकि सुभाष साहब जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो मेरे अच्छे दोस्त हैं. मैंने उनके लिए कई आर्टिकल लिखे, हालांकि उन्होंने शिवसेना में रहने के बावजूद भी उनके लिए उस वक्त कोशिश किए थे, मुसलमानों ने बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो अचानक कैसे बीजेपी में गए हमारी समझ से बाहर है.
आज जो हम देखते हैं कि पेट्रोल के दाम हैं, ईंधन के दाम हैं, हर एक को रोना आ रहा है। जो भी गाड़ी चलाता है वो रोता है। आज हम देखते हैं कि 112 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है। आप बाहर से तो सस्ते में कच्चा तेल ख़रीदते हैं और यहाँ इतना महंगा तेल देते हैं, समझ में नहीं आती बात। एक बात। दूसरी बात, जो लोगों से ख़रीब है तेल, खाने का जो तेल है, मीठा तेल जिसे हम कहते हैं, वो आज तकरीबन 200 रुपये लीटर हो गया है, 250 रुपये लीटर हो गया है। कोई हिसाब ही नहीं है। आप जो इतनी बड़ी आपकी हुकूमत है, आप मरकज़ में हुकूमत करते हैं, अफसोस की बात यह है कि किसी चीज़ पर भी आपका कंट्रोल नहीं है। ठीक है, आप गली से लेकर दिल्ली तक आपकी हुकूमत है, कहते हैं बीजेपी की तरक्की कहते हैं, हमको कोई एतराज़ नहीं है, बीजेपी पर भी हमको कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन आपके जो उसूल हैं उस ताल्लुक़ से एतराज़ इस वास्ते हो रहा है कि खाने पीने की जो अशिया हैं, जो इंसान के रात दिन ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं, अनाज है। क्या सोचते हैं आप देगलूर उपचुनाव के बारे में? देगलूर के उपचुनाव के बारे में तो हमने तो जो जायज़ा लिया है वो तकरीबन 60 से 70% तक कांग्रेस के साथ आज भी लोग हैं। हालांकि तरक्की देगलूर और बिलोली की जिस तरीके से होना चाहिए नहीं हुई, ये बात सही है। लेकिन अब आज लोगों से जितने भी मैंने हिंदू हैं उनसे पूछा तो कहते हैं साहब बीजेपी अच्छी पार्टी है, लेकिन आपस में जो झगड़े जो हो रहे हैं उसकी वजह से हम थोड़ा बीजेपी से नाराज़ हैं। एक तो जीएसटी है, जीएसटी जो टैक्स है आपका, उससे जो महाराष्ट्र को जो हमारा फ़ंड मिला था, कहाँ मिला हमारा फ़ंड? आप तो जीएसटी ले रहे हैं मगर महाराष्ट्र को क्या फ़ंड दे रहे हैं आप? अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये बोलती है कि भाई सेंट्रल से हमको फ़ंड नहीं मिलता है, तो देगलूर के विकास के लिए कोई भी नहीं कहे। इतने भी लीडर्स यहाँ पर आए, मरकज़ी वज़ीर आए, रियासती वज़ीर आए, लेकिन देगलूर और बिलोली की तरक्की के लिए, हालांकि ये काफ़ी पसमानदा तबका है, ये बेल्ट एरिया है ये, लेकिन इसकी जो तरक्की जैसे होना चाहिए, इंडस्ट्री एरिया आपने बना दिए, फिर इंडस्ट्रीज़ क्यों नहीं लाए आप यहाँ पर? देगलूर कोई ख़ास तरक्की जैसी होना चाहिए वैसी नहीं हुई, किसानों की तरक्की नहीं हुई, तो इसके लिए भी ज़रा नाराज़गी है लोगों की। इसलिए यहाँ पर हमारा जहाँ तक ख्याल है, अगर वंचित बहुजन आघाड़ी का अगर असर ना हुआ तो कांग्रेस की सीट आसानी से निकल सकती है।